हेलो फ्रेंड्स, संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। मैं वीरू चौहान। आज हम उद्देशिका का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। मैंने पहला पार्ट करवा दिया था और सब कुछ बता दिया था कि कौन सा संशोधन से क्या क्या ऐड हुआ है उसमें। और जिन्होंने भी अगर सीक्वेंस से पढ़ाई करनी है तो पहले की वीडियो को जरूर देखें, वरना इन वीडियो को आपको लाभ उचित तरीके से तो मिल नहीं पाएगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो प्रस्तावना है उसमें दो चीज़ें ली गई हैं जो प्रस्तावना वर्णित हैं, उसके अंदर जो समाहित है उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो दो चीज़ें हैं। एक हमारे आदर्श हैं कि हमारे आदर्श क्या क्या होना चाहिए, और एक हमारी आकांक्षाएं हैं कि हम उन्हें क्या क्या, आकांक्षाएं क्या होती हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, हम क्या क्या प्राप्त करेंगे। आदर्श क्या होता है कि इनके बेस पे हम प्राप्त करेंगे। अगर आदर्श तुम्हारे ठीक नहीं है तो इच्छाएं भी तुम कैसी भी रख लो, वो सही रास्ते में सही मायने में तुम्हें नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आपके आदर्श होने जरूरी है। कहने का मतलब है कि आपको कुछ बड़ा बनना है तो उसके लिए आप कौन सा रास्ता अपनाते हैं वो मेन बात है। आप बड़े कैसे बनते हैं, कितने बनते हैं, वो मेन बात नहीं है। तो आपका बड़े होने के लिए आप किस रास्ते को अपनाते हैं ये सबसे मेन बात है। तो सबसे पहले हर इंसान को अपने जीवन में रास्ता एक अच्छा चुनना चाहिए। इसलिए हमारे संविधान में प्रस्तावना के अंदर हमारे लिए एक रास्ते भी दिए गए हैं और हमारी इच्छाएं भी हैं। रास्ते हमारे आदर्श बोले गए हैं और इच्छाएं हमारी जो आकांक्षाएं हैं। ठीक है, बहुत इजिली मेथड मैंने बता दिया है, समझना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहली हमारी आदर्श क्या है? पहला आदर्श हमारा है सोवरेन यानी संप्रभुता। संप्रभुता क्या होती है? मैं आपको ये सारी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं मिटा दूंगा इनको। उसके बाद फिर आपको संप्रभुता के बारे में अच्छे से समझाऊंगा कि कोई भी राज्य तीन प्रकार से संप्रभु होता है, तीन प्रकार से उसे बांटा जाता है। तो क्या क्या प्रकार होते हैं उसके मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है। तो कोई भी राज्य की हम संप्रभुता यानी कि संप्रभुता मतलब होता है खुद के निर्णय लेने की शक्ति। सीधे सीधे साफ साफ भाषा में, किताबी भाषा में नहीं बता रहा हूँ। तो संप्रभुता के बारे में मैं यहाँ बताना चालू करता हूँ आपको। मैंने आकांक्षाएं मिटा दी हैं। ठीक है, राज्य जो होता है तो तीन प्रकार का होता है। राज्य क्या होता है? पहला होता है उपनिवेश। ठीक, उसका होता है अधिराज्य, फिर होता है गणराज्य। ठीक, सॉरी, संप्रभु संप्रभु पढ़े ना, गणराज्य तो नीचे है। तो हम किसी भी राज्य को तीन आधार पर बांट सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए पॉलिटिक आधार पर बांटने की, तो उपनिवेश में क्या होता है? पहले उपनिवेश के बारे में बता रहा हूँ, इसको लिखना नोट कर लेना, जानना भी जरूरी है। उपनिवेश में क्या होता है? राज यानी राज यहाँ पे देश को माना जा रहा है। ठीक है, राज्य के विधि निर्माण और संचालन की शक्ति किसी और के हाथ में होती है। ठीक है, अथवा राज्य का मुखिया, राज्य यानी देश। ठीक, मैं अपने भारत पे लेके दे रहा हूँ इस कंडीशन को। ये डेफिनेशन उपनिवेश की है। ठीक है, जब हम अपने देश में कोई भी कानून बनाते हैं उसका संचालन कैसे होगा, उसकी कैसे कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये सब खुद के हाथ में ना होते हुए भी, खुद के हाथ में होता है, किसी और के हाथ में होता है। ठीक, दूसरा जो राज्य का मुखिया होता है यानी जो हेड होता है, जैसे हम पहले राजा बोल रहे हैं या आप प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, वो कोई और होता है, तो वो देश उपनिवेश कहलाया जाता है। उपनिवेश मतलब वो गुलाम है पूरी तरीके से। ठीक है, ये पहली डेफिनेशन है उपनिवेश की। ठीक है, अब उसके बाद आती है, उपनिवेश में बता दिया, अब आती है गणराज्य। ठीक है, अब मैं गणराज्य के बारे में बता रहा हूँ। ये सॉरी, अधिराज्य। अधिराज्य क्या होता है? अधिराज्य में क्या होगा? राज्य के ये सब कुछ होती है, राज्य का ये सब किसी और के हाथ में नहीं होती, देश के हाथ में होती है। ठीक है, राज्य के विधि निर्माण एवं, यहाँ पे एवं कर देना पीछे वाले में भी। ठीक है,
संचालन की शक्ति खुद राज्य के हाथ में होती है और राज्य का मुखिया बाहरी होता है। अब जैसे ये स्थिति अपने देश की कब थी, जब हमारे देश में संविधान बन चुका था। ठीक है, संविधान बन चुका था तो उस टाइम पे 1947 में हमारा आजाद हो गया, 1950 में संविधान बना था। उस बीच तक जो हमारे देश का मुखिया था वो कोई और था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो देश ने संभाला था, पर कानून बनाने की शक्ति वक्त सब लोगों के हाथ में थी। तो उस टाइम पे क्या थे, अधिराज्य थे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं संप्रभुता की। संप्रभुता को पूरा मिटा के लिख देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा अलग टॉप अपना मेन है, क्योंकि हम इस वक्त संप्रभु हैं। ठीक है, पहला राज्य के विधि निर्माण, एवं संचालन की शक्ति खुद देश के हाथ में होती है। देश के हाथ में, बहुत इजी भाषा में बता रहा हूँ मैं, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, देश का मुखिया भी देश का होता है। देश का नागरिक लिख लो। ठीक है, देखो अब हम संप्रभु हैं कि नहीं इस वक्त, और ये कंडीशन कब मिलेगी, आज़ादी के बाद की। हम विधि भी बना सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट है वो भी कर सकते हैं, और हमारा देश का जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वो भी हमारे देश के होंगे। ठीक है, कोई बाहरी नहीं होगा, तो हम संप्रभु होंगे। संप्रभु की डेफिनेशन ये होती है। ठीक है, तो पता लग गया ना संप्रभुता हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों हमारे आदर्श में, क्योंकि हमें अपने देश को अखंड बना के रखना है, एक साथ रखना है, किसी और के चुंगल से बाहर रखना है। इसलिए हमारी प्रस्तावना में एक संप्रभु की आदर्श डाला गया है। ठीक है, तो मैंने बता दिया उपनिवेश क्या होता है, जिसमें दोनों चीजों की शक्ति बाहर के हाथ में होती है, कानून बनाने की भी और देश का मुखिया भी बाहरी होता है। ठीक है, अधिराज में क्या होता है, कानून बनाने की शक्ति तो खुद के हाथ में होती है, पर मुखिया बाहर का होता है। ठीक है, जो हमारे 47 से 50 के बीच में जो हाल था। और संप्रभुता होते हैं आजादी के बाद, जो हम दोनों चीजों की शक्ति देश के खुद इंसानों के हाथ में होती है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंटेबल है। ये चीज सीखने वाली है कि संप्रभुता किसे कहते हैं, जिसमें खुद निर्णय लेने की शक्ति हो, देश के सारे जो नियम कानून बनाने की शक्ति हो, वो मुखिया भी देश का वही हो। तो यहाँ पे समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ मैंने। ठीक है, और बहुत ईजी वे में समझाया है, इसको समझने की पूरी कोशिश करना। वीडियो रिपीट कर लेना 2 बार 3 बार, पर अच्छे से समझाया। बिठा दूँ मैं, आगे लेता हूँ समाजवाद। ठीक है, समाजवाद को हम देखते हैं आर्थिक स्थिति के आधार पर। ठीक है, समाजवाद, आज समाजवाद तक करूँगा, अगली बार मैं सारे ले लूंगा। ठीक है, समाज को दो इसके देखते हैं आर्थिक स्थिति के आधार पर। ठीक, आर्थिक स्थिति पर देश 2 भागों में बटा होता है। एक होता है समाजवादी, एक होता है पूंजीवादी होता है। ठीक है, ठीक, समाजवादी का मतलब होता है देश के संसाधनों की देख एक या संचालन सरकार के हाथ में होता है। ठीक, पूंजीवादी क्या होता है, देश के संसाधनों की देखरेख
या संचालन निजी में होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। समाजवादी में क्या है, जो देश की जो व्यवस्था होगी, सब कुछ होगा वो सरकार के हाथ में होगा, उसका देख रेख होना, केयर टेकर जैसे कहते हैं, संसाधन देश की चीज़ों पर नियम बनाना, सब कुछ लागू करना, ये सब सरकार के हाथ में होगा। और ये चीज़ क्या होता है, पूंजीवादी, जिसमें इन चीज़ों में पूंजीवाद मतलब जो बिजनेसमैन बड़े बड़े लोग हैं इनका हस्तक्षेप हो जाता है। जैसे कि हाल ही दिनों बोला जा रहा है कि सारी चीज़ों का डिसइन्वेस्टमेंट करके तुम निजी हाथों में दे रहे हो, निजीकरण हो रहा है। तो पूंजीवादी की एक अवधारणा होती है एक तरीके की, वो सारा देश की संसाधनों का और सब कुछ चीज़ों का रख रखाव जो करती है और संचालन भी निजी हाथों में होता है, मतलब बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में होता है। तो ये अंतर है। तो हमारे देश में आदर्श, हमारी संविधान उद्देशिका में आदर्श है कि हमारे जो हमारी समाजवादी होनी चाहिए, जो हमारी आर्थिक स्थिति यानी जो हमारा समाजवाद है वो समाजवादी तौर पर होना चाहिए, ना कि पूंजीवादी होना चाहिए। तो हमारे देश में समाजवाद की यह ध्यान रखी है। अब समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है, इसको मैं डिफाइन करता हूँ, तब तक इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो हम समाजवाद और साम्यवाद क्या होता है इसमें बताते हैं। तो कार्ल मार्क्स को जानते होंगे सब लोग, जो पूंजीवादी के विरोधक हैं, विरोधक समाजवादी के पक्षधर हैं। तो कार्ल मार्क्स के फ्रेंड थे फ्रेडरिक एंजल, उनकी विचारधारा थी कम्युनिज्म की, जैसे साम्यवाद कहते हैं। और साम्यवाद जब मार्क्स का नाम से जुड़ा तो मार्क्स ने ज़्यादा इसे आगे प्रेफर किया, तो मार्क्सवाद कहलाने लगा। ठीक है, तो मार्क्सवाद क्या होता है, मार्क्सवाद मतलब साम्यवाद एक ही बात है। ठीक है, अब देखो समाजवाद और मार्क्सवाद में एक शॉर्ट में निपटा रहा हूँ, फिर एक लंबा पैराग्राफ लेंगे, उससे हर चीज़ में, हर पहलू में, देश के जनसंख्या के, धर्म की, हर चीज़ बाजार में बांट के देखेंगे दोनों की बातों को, समाजवाद और साम्यवाद की। ठीक है, समाजवाद जो है ये नोट बनाते रहना। समाजवाद एक व्यापक अवधारणा है, व्यापक मतलब बड़ी, और साम्यवाद साम्यवाद समाजवाद से निकली हुई निम्न या कम तक मान लो अवधारणा है। और आप कहोगे जब ये दोनों ही अवधारणा एक दूसरे से निकली हुई है तो अंतर क्या होगा, अंतर ये मैं बताता हूँ। समाजवाद बोलता है कि लोगों को समता मूलक वितरण होना चाहिए, सबके बने में बराबर की वितरण, मतलब सबको बराबर के मिलना चाहिए। साम्यवाद भी ये कहता है, यानी मार्क्सवाद भी ये कहता है कि सबको चीज़ें मिलनी चाहिए बराबर की। पर दोनों की आइडियोलॉजी में अंतर है, ये हमारे देश में आदर्श और एस्पिरेशन इनका अंतर है कि आप कैसे ग्रहण करते हो, कौन सा रास्ता अपनाते। तो ये हमारी उद्देशिका में लिखा हुआ कि समाजवाद से हम हर चीज़ को ग्रहण करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, अब मैं आगे समझाऊंगा कि इनका मतलब क्या है। समाजवाद समतामूलक मतलब सबके लिए बांटने की बात करता है, सबको वितरण करने की बात करता है। ये साम्यवाद करता है कि छीन लो अगर ना मिले तो, और ये न्यायिक तरीके से बात करता है। तो इसलिए दोनों में अंतर है। ठीक है, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, तब तो आप इसको डाल लीजिए। ठीक है, जो बात मैंने कही थी वो बात लिख दी है। ये बात जो है ये समाजवाद के लिए। ठीक है, ये बात पूरी है समाजवाद के लिए, दो लाइनें जो दो लिखे मैंने बता दिए, फिर बताया तुम। समाजवाद जो है आर्थिक संसाधनों को समता मूलक वितरण सुनिश्चित करता है। समता का मतलब सबके लिए बराबर तरीके से। ठीक है, तो आर्थिक जो भी संसाधन है उनको सबके लिए बांटने की बात करता है, और लोकतांत्रिक तरीके से आर्थिक संसाधनों का नियोजन मतलब कैसे कैसे उनको दिया जाए, वितरण मतलब बांटा जाए, के लक्ष्य को समता मूलक तरीके से प्राप्त करना, मतलब समानता लोकतांत्रिक तरीके से, ना कि छीना झपटी से, ना कि मार पिटाई से। और ये साम्यवाद जो है आपको खून की आवाज़ देती है, हिंसा की आवाज़ देता है, आपको छीनने की आवाज़ देता है। कोई लोकतांत्रिक तरीका नहीं है इनका। मतलब इनको ये लगता है कि सब कुछ पूंजीवादियों ने लूट रखा है, सब एक सर्वहारा समूह है। अभी बताता हूँ क्या सर्वहारा समूह क्या है। सर्वहारा समूह है, उसको सब लोग उसको प्रताड़ित करते हैं, उसे शोषण करते हैं। तो हमें जब भी चांस मिले इनसे खींच लेना चाहिए, मार के इनसे ले लेना चाहिए वापस।
तो इनकी सोच है। तो हम उनको अब आगे करते हैं। ठीक, तो मैंने लिख दिया वैसे भी, तो लिख लेते हैं। ये वर्सेस हो गए एक तरीके से, इसे मार्क्सवाद भी कहते हैं। ठीक है, पहली बात, इनका जो आर्थिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष इनका समाजवाद का, आदर्शवाद। ठीक है, इनका कौन सा पक्ष है? छीनो और बांट दो अपने से लोगों में। ठीक, जो इनका राज्य का बचा देश का जो इनका पक्ष होता है। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन कर देता हूँ, यहाँ पे काले रंग से लिख दूंगा सारा। राज्य को ये लोग बंदिश, वो ये लोग राज्य को आदर्श मानते एक तरीके से। ठीक है, राजभावना होती है इनके अंदर, राजभावना मानते हैं एक तरीके से। मान लो कि तय व्यवस्था के अनुकूल जो इनको मिला हुआ है उसको मानते हैं, राज्य अपनी एक भौगोलिक सीमा को मानते हैं। ठीक है, इनके बारे में लिखता हूँ, ये राज्य को बंदिश मानते हैं, बंदिश मानते हैं। ठीक, भौगोलिक सीमा को नहीं मानते, भौगोलिक सीमा को अवरोधक मतलब रोकने वाली मानते हैं। ठीक, बंदिश मानते हैं, इसको मानते हैं, और चीज और मानते हैं। हाँ, जनसंख्या के आधार पर किसी भी राज्य में भौगोलिक सीमा को जनसंख्या में दो लोग को मानते हैं, मजदूर, उनकी बात जैसे सरवारा भी कहते हैं, मजदूर को ये सरवारा भी कहते हैं एक तरीके से। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की इनकी भावना होती है, जो समाजवादी होते हैं इनकी कोई भावना नहीं होती। क्यों नहीं? देखो, जब कोई इंसान ये सोचेगा कि इस देश में हमें शोषण मिल रहा है, इस देश में हमें लूटा जा रहा है, एक वर्ग दूसरे वर्ग पे शोषण कर रहा है, एक ही वर्ग के चलिए, तो वो देश को क्यों मानेगा? राष्ट्र भावना की भावना नहीं आएगी उसके अंदर, तो उसके अंदर सोच ही ऐसी रहेगी। तो वो हाल इन लोगों का। चौथा, धर्म। यहाँ पे निजी स्तर में मान सकते हैं धर्म को। ठीक है, यहाँ नहीं मान सकते, ये धर्म को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते।
धर्म को एक तरीके से अफीम मांगते हैं कि इसका नशा हो जाता है, फिर आदमी इसके लूट में रहता है, अपना काम पे ध्यान नहीं देता और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए अफीम मांगते हैं धर्म को। ठीक है, और रात पक्ष में क्या करते हैं लोग, ये देखो मुझे लगता है व्यवस्था के अनुरूप, व्यवस्था के अनुरूप बदलाव की बात करते हैं। ये करते हैं छीनो और बांटो, कुछ भी करो, लूट लो। ठीक है, ये इनकी मान है, तो इतना आप इसको कर लीजिए। पांचवा पॉइंट है लोकतंत्र। लोकतंत्र के बारे में क्या विचार है इन दोनों लोगों के, तो समाजवाद कहता है लोकतंत्र लोक कल्याणकारी योजनाओं वितरण करता है। इनका मानना क्या है, लोकतंत्र को तो मानते हैं पर इसे लोगों के लिए नहीं मानते हैं। ठीक है, कि जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र होगा पर ये लोगों को किसी काम का नहीं होगा, ये कुछ कुछ लोगों के हाथ में होगा, कुछ लोग चला रहे होंगे इसे, जो इसे पूंजीवादी वर्ग कहते हैं, इनका मानना ऐसा है। ठीक है, इसका इनमें वर्ग कैसे डिफाइन होता है, यहाँ कौन कौन से वर्ग होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ भी सर्वहारा होगा, समाजवादी सर्वहारा होगा, फिर होगा मध्यम होगा, यहाँ पे पूंजीवादी होगा। ठीक, यहाँ कौन से वर्ग होंगे, दो ही वर्ग मानते हैं लोग, सर्वहारा और पूंजीवादी, तीसरा वर्ग नहीं मानते। ठीक, उसके बाद सातवां कि क्रांति कैसे होती है। क्रांति की बात दोनों करते हैं, पर यहाँ पे उनको खूनी क्रांति की छूट नहीं है। यहाँ पे खूनी क्रांति की छूट है। ठीक है, ये जैसे कहता है अराजकता, आजादी, यहाँ नहीं है ऐसा, यहाँ अराजकता आजादी नहीं है। ठीक है, एक और है आत्मा, उस पर रहता हूँ सर्वहारा। दोनों लोग इसको उत्थान की बात करते हैं, सर्वहारा उत्थान मतलब है आगे बढ़ाना, बात मानते हैं, सर्वहारा उत्थान की बात मानते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे उसको सर्वहारा उत्थान बनता है, पर खून की छूट या अराजकता, खून की छूट नहीं, सीधे सीधे बात में लिख दो। ये भी सर्वहारा सर्वहारा उत्थान
मानते हैं, पर इन्हें खून की छूट है। खून छूटा तो ये नहीं खून कर सकते हैं। इनकी मांग मनोदशा ऐसी है कि ये मानते हैं कि अगर आपकी अपने आप का विकास करना है तो आप खून भी करना पड़े तो आप खून कर सकते हो, पर समाजवादी ऐसा नहीं मानते। तो इसलिए हमने समाजवाद की अवधारणा को अपनाया जो हमारे आदर्शों में है। इसलिए लोकतांत्रिक देश की पहचान है कि अगर आपको किसी का उत्थान भी करना तो आप गलत तरीके को नहीं अपना सकते। एक जायज़ और एक सही तरीका होता है, उसे आपको अपनाना पड़ेगा। तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है जहाँ तक मुझे लगता है, और बहुत अच्छा मैंने डिटेल में एनालिसिस किया है दोनों के बारे में, और मैंने क्या हमारे आदर्श हैं, क्या कंसा हैं, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या अंतर है, मैंने यही बताया। तो अब आपको मुझे लगता नहीं है इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। कार्ल मार्क्स के बारे में, फ्रेडरिक एंजल कौन थे, उनके दोस्त थे, उनसे निकल के आई थी अवधारणा, ठीक है। ठीक है, तो इसे साम्यवाद और मार्क्सवाद भी कहते हैं, दोनों मैंने लिखा साम्यवाद और मार्क्सवाद दोनों, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा डिफ्रेंशिएट दिया है, आपको कभी पेपर में आ सकता है, तो आप इसका आंसर लिखने में बहुत सहज महसूस करेंगे अपने आप को। तो अब क्वेश्चन में दूंगा मैं, जब ये थोड़ा खत्म हो जाएगा तो क्वेश्चन भी आएंगे इसके बाद। तो अभी तक के लिए इस वीडियो को मैं अब नहीं छोड़ता हूँ, यहीं रोकता हूँ, और तब तक के लिए खुश रहें, अच्छे से रहें, और भारत माता की जय। जय हिंद।